पब्लिक डेब्ट या सार्वजनिक ऋण वह है जो किसी सरकार द्वारा, सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है सरकारी ऋण या उधारी या कर्जा, सरकारी कर्जा, सरकारी उधारी या सरकारी ऋण। जब गवर्नमेंट अपने खर्चे को पूरा करने के लिए लोगों से या बैंकों से या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लेती है, कर्जा वह होता है जिसके बदले में हमें ब्याज सहित उसे लौटाना होता है, मूलधन और ब्याज दोनों मिला करके लौटाना होता है, उसे हम कर्ज कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे कर्ज को जब उठाती है, लेती है, तो उसे हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। सार्वजनिक ऋण गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है और इसे सरकारी कर्जा या सरकारी उधारी भी कहते हैं। इस संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सरकारी ऋण या सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट, बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ऋण लेता है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, उसी प्रकार सरकार भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण लेती है। गवर्नमेंट जब अपने खर्चे को अपने आय से पूरा नहीं कर पाती है, आय का मतलब टैक्स और तमाम ऐसे पैसे प्राप्त करती है, इनडायरेक्ट टैक्स और सहायता या फीस वगैरह तमाम। हम सार्वजनिक आय जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने चर्चा की थी कि गवर्नमेंट को आय कहाँ कहाँ से मिलता है। उन आयों से जब उसका व्यय पूरा नहीं हो पाता है तो वह सार्वजनिक ऋण की तरफ आती है। सार्वजनिक ऋण लेना उसकी मजबूरी रहती है क्योंकि वो देखती है कि ज़्यादा टैक्स लगाने से लोगों में एक गुस्सा फैल सकता है, उनको वो नाराज़ हो सकते हैं, जिससे कि उसके सत्ता को या गवर्नमेंट को उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट एक सीमा के बाद टैक्स नहीं लगा सकती है। तो उसके बाद जब उसके खर्चे में लगातार वृद्धि होती है, खासकर विकासशील देशों में या कम विकसित देशों में जहां गवर्नमेंट बहुत सारे विकास कार्य करती है, बहुत सारी उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं जन कल्याण करने के लिए या बुनियादी सुविधाओं को जुटाने के लिए, तो ऐसे में उसका जो व्यय होता है उसके आय से ऊपर चला जाता है। उन व्ययों को पूरा करने के लिए उसे सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण एक घाटे की वित्त व्यवस्था का भाग है। घाटे की वित्त व्यवस्था में ही नोटों की छपाई आती है, जो जिसमें गवर्नमेंट सीधे आरबीआई द्वारा नोटों का निर्गमन करती है और उससे वो अपने खर्चे को पूरा करती है। लेकिन नोटों का निर्गमन बहुत ही बुरी स्थिति मानी जाती है और वो सीधा सीधा मुद्रास्फीति को बढ़ा देती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आत्मघाती साबित होता है। तो उससे अच्छा होता है कि सार्वजनिक ऋण ले लिया जाए, लोगों से कर्जा ले लिया जाए और उस कर्जे को उपयोग करके और फिर उन्हें वापस कर दिया जाए। तो सार्वजनिक ऋण के संबंध में हम क्या क्या देखने वाले हैं आज इस वीडियो में, वही चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट में इसका अर्थ क्या है, जैसा मैंने अभी बताया मीनिंग, जब गवर्नमेंट बैंकों से या लोगों से या अन्य संस्थाओं से, विदेशों से ऋण लेती है तो उसी को हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। और ऋण इस सेंस में कि उसे फिर वह वापस करती है ब्याज सहित, इसलिए इसको हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। सार्वजनिक ऋण सब लोग जानते हैं क्या होता है। सार्वजनिक मतलब सरकार द्वारा, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण। तो ये सार्वजनिक का मतलब गवर्नमेंट जो भी करती है, गवर्नमेंट के को ये डिनोट करता है। इसमें व्यक्तिगत ऋण और सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं, इसमें अंतर क्या है और समानता क्या है, ये समझेंगे। सार्वजनिक ऋण के स्रोत वो कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ से सार्वजनिक ऋण गवर्नमेंट प्राप्त कर सकती है। सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य क्या है, क्यों लिया जाता है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के कारण क्या है। आजकल सार्वजनिक ऋण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी कर्ज के रूप में जाना जाता है, जो 663 बिलियन $US हो गया है। सार्वजनिक ऋण का क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेब्ट, इसके क्या प्रभाव होते हैं। सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण या प्रकार, टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, कितने प्रकार के होते हैं सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण का भार, बोझ किस पे पड़ता है और कैसा होता है। सार्वजनिक ऋण शोधन के तरीके क्या हैं, मतलब सार्वजनिक ऋण को भुगतान करने के गवर्नमेंट क्या क्या विधियां अपनाती है। सार्वजनिक ऋण को कैसे वापस करती है, क्या वह ऐसे ही वापस करती है जैसे जो प्राइवेट व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति ऋण लेता है जिस प्रकार से भुगतान करता है वैसे ही करती है, या किसी और तरीके से। इसके पास क्या क्या तरीके हैं जिससे वो सार्वजनिक ऋण का समाधान करती है। शोधन का मतलब होता है समाधान या मोचन कहते हैं हिंदी में, या रिडीम्पशन, कैसे उसको रिडीम करती है, ख़त्म करती है, कैसे उसको भुगतान करती है। इस सब चीज़ों को हम इसमें देखने वाले हैं। सार्वजनिक ऋण का अर्थ, मीनिंग, जैसा कि मैंने बताया, जब सरकार अपने खर्चे को
करारोपण के माध्यम से या सार्वजनिक आय के माध्यम से पूरा करने में असमर्थ रहती है तो वह सार्वजनिक ऋण की तरफ जाती है। सार्वजनिक ऋण वह है जिसमें गवर्नमेंट सीधे व्यक्तियों से, बैंकों से, आरबीआई से, विदेश के बहुत सारे संस्थानों से उधार ले लेती है, यह वादा करके कि उसे ब्याज सहित वो वापस करेगी। तो वही सार्वजनिक ऋण है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो सार्वजनिक ऋण भारत सरकार द्वारा लिए गए समस्त उधारी को प्रदर्शित करता है। देश की सरकार द्वारा आम जनता वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज इसमें शामिल किया जाता है। इसे लोक ऋण भी कहते हैं, या लोक कर्जा, लोक उधारी, सब कुछ भी कह लें। सरकारी ऋण भी कहते हैं या राष्ट्रीय कर्ज भी कहते हैं, क्योंकि यह राष्ट्र द्वारा लिया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता है। क्योंकि राष्ट्र हमेशा रहता है, सरकार हमेशा रहती है, कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रहता है, तो इसलिए इसको सार्वजनिक ऋण कहते हैं। इसके अंतर्गत ट्रेजरी बिल, बाजार ऋण, रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष ऋण प्रतिभूतियां, आंतरिक ऋण और बकाया बाह्य ऋण शामिल किया जाता है। ये इतने स्रोत हैं उसके जिससे वो ऋण को प्राप्त करती है। ट्रेजरी बिल के बारे में यहाँ जान लेना जरूरी है। इसको टी बिल भी कहते हैं। टी बिल गवर्नमेंट बहुत ही अल्पकाल के लिए जारी करती है। ये मुख्यतः 91 डेज़ या 30 डेज़ के लिए हो सकता है, या 100 दिनों के लिए हो सकता है, 60 डेज़ के लिए हो सकता है, ये डेज़ के लिए हो सकता है। इसमें कम से कम 25,000 रुपये का बॉन्ड जारी करती है। इसमें लोग कम से कम 25,000 रुपये दे करके उसको खरीद सकते हैं। एक निश्चित ब्याज दर उनको मिलता है। आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों को भी इसे खरीदना होता है। आरबीआई भी इसे क्रय करती है और इसके माध्यम से गवर्नमेंट को तमाम पैसे मिल जाते हैं। ये इसमें फ़ायदा रहता है कि फिर इसको वापस करना रहता है। बाजार ऋण में जनता भी बाजार ऋण ले सकती है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट तमाम प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड जारी करती है, तमाम योजनाएँ जारी करती हैं, जिसके तहत लोग उससे उधारी लेते हैं और गवर्नमेंट से उधारी लेकर के गवर्नमेंट से को उधारी देकर के मीन्स उन प्रतिभूतियों को क्रय करके और गवर्नमेंट से ब्याज कमाते हैं एक निश्चित समय के बाद। बाजार ऋण जो होता है ये 1 से 2 साल या 3 साल तक के लिए हो सकता है। 1, 2 या 3 ईयर्स के लिए हो सकता है और इस पर बाजार ऋण में अच्छा खासा ब्याज मिल जाता है। बाजार दर के बराबर लोगों को ब्याज मिलता है, इसलिए लोग इसके तरफ आकर्षित होकर के और इन बॉन्ड को खरीदते हैं, जिससे गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त हो जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष ऋण प्रतिभूतियाँ, इन प्रतिभूतियों से लोग बहुत सारे व्यापारिक बैंक इन प्रतिभूतियों को क्रय करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को पैसा हासिल हो जाता है। आंतरिक ऋण अभी हम आगे देखेंगे, आंतरिक ऋण के क्या क्या स्रोत हैं। और बकाया बाह्य ऋण, बाह्य ऋण मतलब विदेशों के एजेंसी से, जैसे विश्व बैंक या IFMS से, IM इंटरनेशनल मनी फंड से या वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट उधारी प्राप्त करती है, तो इसे बाह्य ऋण कहते हैं। देश के बाहर से जो ऋण प्राप्त होते हैं उसे बाह्य ऋण कहते हैं। तो ये तमाम इन तरीक़ों से गवर्नमेंट लोन लेती है। थोड़ा वर्तमान में क्या स्थिति है। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2014 के अंत तक 446 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2015 में 475 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। देश के विदेशी ऋण में दीर्घकालिक उधारी का बोलबाला हो रहा है। दीर्घकालिक उधारी ज़्यादा है इसमें विदेशी ऋण में। विदेशी ऋण अब विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज़्यादा हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 652 अरब डॉलर, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि विदेशी कर्जा 663 अरब डॉलर हो गया है। यानी कि 10 अरब डॉलर हमारे ऊपर कर्जा ज़्यादा है। विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी कर्जा 10 अरब रुपये 10 अरब अमेरिकी डॉलर ज़्यादा है। ये वर्तमान सिनारियो है। इसका इतिहास देखेंगे तो इतिहास में है कि ये 1991 में जो विदेशी कर्जा था, वो विदेशी ऋण 81 अरब डॉलर अरब डॉलर था। यूएस डॉलर 81 बिलियन यानी कि 81 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2001 में 101 हो गया, 101 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 2011 में ये 318 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 2021 में ये कितना हो गया, 2021 में 573 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। तो ये जैसा कि डाटा से पता चल रहा है कि 91 में काफ़ी कम था, मात्र 81 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2001 में 101 हो गया, यानी कि लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर बढ़ा। उसके बाद सीधा 200 लगभग 200 से ज़्यादा 217 अरब डॉलर
के बराबर बढ़ा, उसके बाद फिर लगभग 250 अरब डॉलर बढ़ गया 2021 तक, और अभी 2024 में कितना है 663, 2024 में 663 अरब डॉलर है। तो ये विदेशी ऋण का कुछ यहाँ पे डेटा था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक ऋण थोड़ा देख लेते हैं पहले। प्राइवेट डेप्ट एंड पब्लिक डेप्ट में क्या अंतर है। व्यक्तिगत ऋण, सार्वजनिक ऋण, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी आय से अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वो उधारी लेता है, बैंक से कर्जा ले सकता है या किन्हीं लोगों से कर्जा ले सकता है और उसके बदले में उसे ब्याज देता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार गवर्नमेंट जब अपने आय से अपने व्ययों को पूरा नहीं कर पाती, अर्थात उसका व्यय उसकी आय से अधिक चला जाता है, तो उस गैप को, उस खाई को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण का सहारा लेती है। गवर्नमेंट लोगों से कर्जा लेती है या बैंकों से कर्जा लेती है। तो ये दोनों के बारे में यहाँ देखना है। इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। तो उद्देश्य में समानता, व्यक्तिगत ऋण और सार्वजनिक ऋण दोनों का उद्देश्य एक समान है कि अपने आय और व्यय के खाई को भरना है, यानी कि व्यय ज़्यादा हो गया है, आय कम है, तो उस ज़्यादा वाला व्यय को कैसे हम पूरा करें, इसके लिए ऋण लेना पड़ता है। और दोनों उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेते हैं, किसी अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं। ऋण लेने की निश्चित सीमा, गवर्नमेंट ऋण ले, सरकार कर्ज ले या व्यक्ति कर्ज ले, इनका एक निश्चित सीमा होता है कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल में ये फिर वापस करेंगे, 1 साल में ये वापस करेंगे। तो हर कर्ज का एक सीमा होता है, टेन्योर होता है, जिसे समय अवधि कहते हैं। भुगतान, दोनों को भुगतान करना होता है। मूलधन का जितना मात्रा में कर्ज लेते हैं उसको ब्याज सहित फिर भुगतान करना होता है। वो व्यक्ति हो या सरकार हो, चाहे जिससे भी लिया है उसको वापस करना ही होता है। आवश्यकता के अनुसार कोष का हस्तांतरण करना होता है। दोनों व्यक्ति भी कोष का हस्तांतरण करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसको भुगतान करने के लिए व्यवस्था करता है। सरकार भी उसकी भुगतान के लिए व्यवस्था करती है। लाभ के लिए उपयोग, दोनों सरकार हो या व्यक्ति हो, दोनों लाभ के लिए ही उपयोग करते हैं। कोई भी कर्जा लेकर के और ऐसा नहीं करता है कि कर्जा लेकर के और घी खाए। इकोनॉमिक्स में भाषा है कि कर्जा लेकर घी खाने की मूर्खता नहीं करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अपने भोग विलास के लिए हम कर्जा लें और फिर उस कर्जे में डूबते जाएं। तो ये दोनों लाभ कमाने के उद्देश्य से लेते हैं। उन्हें ये पता रहता है कि भविष्य में वो जितना कर्जा ले रहे हैं, जो भी ब्याज दे रहे हैं, उसके से ज़्यादा वो लाभ कमा लेंगे, इसी उम्मीद में वो कर्ज लेते हैं। नेक्स्ट है असमानताएं, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ देता है कि व्यक्तिगत ऋण और सार्वजनिक ऋण में क्या क्या अंतर है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लोन एंड गवर्नमेंट लोन या पब्लिक लोन। तो इसमें सबसे पहला जो अंतर है, ब्याज एवं ऋण की मात्रा निश्चित करने का अधिकार। अब ये पहला अंतर है, ब्याज और ऋण की मात्रा निश्चित करने का अधिकार। व्यक्ति ब्याज की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकता है। वो जब जाता है किसी बैंक के पास, तो जब ऋण लेता है तो उसकी ब्याज पहले से फिक्स होती है, वो उसमें कमी बेसी नहीं कर सकता है। उसी शर्तों पे उसे लोन लेना होता है। ऐसा नहीं कर सकता है कि हमें कम ब्याज पे दे दो, क्योंकि वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। ऋण की मात्रा भी व्यक्ति अपने मर्जी के हिसाब से तय नहीं कर सकता है। बैंक उसकी आय और संपत्ति को देखते हुए उसकी सीमा के अंतर्गत ही ऋण दे सकती है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट चूंकि बहुत ही पावरफुल होती है और वो अपने बैंकों से अपनी क्षमता से ज़्यादा ऋण ले सकती है, ब्याज वो कम करा सकती है, क्योंकि सभी उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। विदेशी ऋण का अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास यह अधिकार होता है कि वो विदेशों से ऋण प्राप्त कर सके। व्यक्ति कोई जाकर के विदेश से ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है ऋण की अवधि। ऋण की अवधि व्यक्ति के साथ कम होता है। व्यक्तियों की भुगतान करने की अवधि बहुत कम दी जाती है। उसके एज और उसके सर्विस या उसकी सर्विस कितनी बची हुई है उसको देखते हुए ही बैंक उसके ऋण या कर्ज की अवधि तय करती है कि इतने समय में आपको ये कर्जा हमें वापस करना है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई एज नहीं होता है। गवर्नमेंट हमेशा रहती है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो हमेशा रहती है। तो गवर्नमेंट का अवधि बहुत ज़्यादा हो सकता है, 50 साल 100 साल हो सकता है, क्योंकि उसका कोई एज नहीं है कि इस एज में गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये अंतर है दोनों के बीच। ब्याज की दर गवर्नमेंट जो उधारी लेती है, पब्लिक डेप्ट में ब्याज की दर कम होता है अपेक्षाकृत, व्यक्तिगत ऋण में ब्याज की दर अधिक होती है। ऋण का उद्देश्य, गवर्नमेंट ऋण लेती है तो लोगों पे खर्च करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करती है, रोड बनाती है या पानी की व्यवस्था करेगी या लोगों के जन कल्याण के लिए स्वास्थ्य सुविधा पे खर्च करेगी। तो इसका उद्देश्य पब्लिक यानी कि समाज होता है। व्यक्ति जब
कर्ज लेता है तो उसका उद्देश्य अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ऋण के स्रोत व्यक्ति के ऋण के स्रोत बहुत कम है, या तो वो बैंक के पास जाएगा या किसी व्यक्ति के पास जाकर के उधारी लेगा, उसके पास स्रोत बहुत सीमित है। गवर्नमेंट के पास स्रोत बहुत असीमित है, उसके पास तमाम वित्तीय संस्थाएं हैं, तमाम बैंक है, RBI है, केंद्रीय बैंक है, व्यक्ति केंद्रीय बैंक से उधार नहीं ले सकता है। उसके पास विदेशों से आय प्राप्त करने के तमाम जरिए हैं, विदेशों से कर्ज लेने के तमाम स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत अनेक स्रोत मिल जाते हैं। ऋण भुगतान के स्रोत में भी अंतर है। व्यक्ति के पास अपने भुगतान करने की अपनी सीमित जो संपत्ति है और उसका इनकम है, उसी से उसको भुगतान करना होता है। गवर्नमेंट के पास अनेक स्रोत होते हैं, जिसमें करारोपण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। गवर्नमेंट चाहे तो लोगों से टैक्स लेकर के और इसको पूरा कर सकती है, यह अधिकार व्यक्ति के पास नहीं है। राज्य भुगतान से मना कर सकती है। सार्वजनिक ऋण को गवर्नमेंट मना कर सकती है, जो लोगों से ऋण लिया है उसको देने से मना कर सकती है। बहुत वित्तीय स्थिति खराब होने की दशा में गवर्नमेंट ऐसा करती है, अन्यथा ऐसा नहीं करती, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर से। तो गवर्नमेंट ये करने से बचती है कि लोगों का पैसा हड़प ले। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन रहता है, गवर्नमेंट चाहे तो मना कर दे ऋण देने से, तो लोग उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और लोगों को ये गवर्नमेंट समझा सकती है कि देश की स्थिति खराब है, आप देश को बचाने में या देश के विकास में योगदान करें, ये कह के वो लोन को देने से, वापस करने से मना कर सकती है। ऋण का बोझ गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट यदि कर्ज लेती है तो ऋण का बोझ अल्टीमेट लोगों के ऊपर ही आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि अपने पास कोई जादू की छड़ी रखती है। वो लोगों से ऋण लेती है और फिर उसको पूरा करने के लिए भी लोगों से टैक्स लगाकर या अन्य कार्यों से वसूल करके, उत्पादक कार्यों से वसूल करके और उनको पूरा कर सकती है। लेकिन व्यक्तिगत ऋण के माध्यम पर ऋण का बोझ व्यक्ति के ऊपर ही पड़ता है, और सार्वजनिक ऋण के मामले में ऋण का बोझ सभी लोगों पे एक तरह से पड़ता है। तो ये असमानता है व्यक्तिगत ऋण और सार्वजनिक ऋण। आगे देखते हैं सार्वजनिक ऋण के स्रोत क्या है। अब मुख्य बात ये आती है कि जो सार्वजनिक ऋण है, पब्लिक डेब्ट है या सरकारी कर्जा है, उस कर्जे को कैसे कहाँ से वो कर्जा प्राप्त कर सकती है गवर्नमेंट। तो उसके कौन कौन से स्रोत हैं? ढेर सारे स्रोत हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि व्यक्तिगत स्रोत कम होते हैं, उतने नहीं होते, लेकिन आंतरिक सार्वजनिक ऋण के स्रोत बहुत अधिक होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्रोत होता है आंतरिक स्रोत और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है देश के अंदर जब विभिन्न माध्यमों से कर्जा गवर्नमेंट प्राप्त करती है, उसको हम आंतरिक स्रोत कहते हैं, इंटरनल सोर्सेस। व्यक्ति या निजी संगठन से जब वो सार्वजनिक ऋण प्राप्त करती है, व्यक्ति जैसे बहुत सारे लोगों की जमाएं होती हैं, लघु बचत जमाएं होती हैं, उनके प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो इस तरह के जो जैसे NPS है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के NPS करते हैं, तो ये तमाम जो लोगों की जमाएं होती हैं वो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। हालांकि देने की जिम्मेदारी उसकी रहती है, लेकिन वो एक बहुत ही निश्चित समय के बाद दिया जाना होता है। तो गवर्नमेंट उन पैसों को अपने कार्यों में खर्च करती है, व्यय करती है। निजी संगठन, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसा लेकर के और खर्चा करती है। एक निश्चित समय के लिए उनसे उधारी ले लेती है और उनको खर्चा कर सकती है। तो ये व्यक्ति और निजी संगठन, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो वित्तीय काम करते हैं, लेकिन वो बैंक नहीं होते हैं। तो उनसे भी जैसे टाटा म्यूचुअल फंड हो गया या सहारा बैंक हो गया या और भी ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है, लेकिन वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय मैनेजमेंट का काम करती हैं प्राइवेट सेक्टर में। उनसे भी गवर्नमेंट उधारी प्राप्त कर लेती है, गवर्नमेंट उनसे ऋण प्राप्त कर सकती है। व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक होते हैं जो जिनसे लोग उधारी प्राप्त करते हैं, आम जनता उधारी प्राप्त करती है। ऐसे भारतीय स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, या और बहुत सारे बैंक हैं, उनसे गवर्नमेंट ऋण प्राप्त कर सकती है, उनसे ले सकती है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट उधारी लेकर के और अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, फिर एक निश्चित समय के बाद इन्हें वापस कर सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है एक्सटर्नल सोर्सेज, बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत का मतलब जब देश के बाहर दूसरे देशों से हम ऋण प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट ऋण प्राप्त करती है, उसको हम विदेशी ऋण भी कहते हैं। तो विदेशी ऋण में ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत आते हैं। सबसे पहला है विदेशी नागरिक और निजी संगठन
फॉरेन सिटीजन एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, विदेशी नागरिकों से ऋण ले सकती है गवर्नमेंट। कोई विदेश का बहुत अमीर है, एलन मस्क जैसा या कोई बिल गेट्स जैसा कोई बहुत अमीर लोग हैं, उनसे लोन ले सकती है गवर्नमेंट, उधारी ले सकती है, बहुत सारी सरकारें लेती हैं। और या कोई विदेशी संगठन है, उनसे लोन लेती है सरकार, तो उसको हम बाह्य स्रोत से प्राप्त सार्वजनिक ऋण कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं, विदेशी वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फंडिंग का काम करते हैं, इन संस्थाओं से भी गवर्नमेंट लेती है, सार्वजनिक ऋण के रूप में या सहायता के रूप में प्राप्त करती है। विदेशी सहायता, विदेशी अनेक देशों के द्वारा गवर्नमेंट को सहायता प्राप्त होता है, और संस्थाओं के द्वारा भी गवर्नमेंट को सहायता प्राप्त होता है। सहायता, विदेशी सहायता में ये अच्छी बात होती है कि इसमें ब्याज नहीं देना होता है, केवल मूलधन वापस होता है। और एक होता है ग्रांट, अनुदान, विदेशी अनुदान, फॉरेन ग्रांट। फॉरेन ग्रांट में ना तो मूलधन देना होता है, ना तो ब्याज देना होता है, तो ये उससे भी अच्छा होता है। तो फॉरेन ग्रांट भी प्राप्त करती है गवर्नमेंट। तो ये 4 तरीके का हो गया। ये 4 प्रकार से बाहरी स्रोत के रूप में गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण को प्राप्त करती है। सार्वजनिक ऋण या उधारी के उद्देश्य क्या है? सरकार जब उधारी लेती है या ऋण लेती है तो किस लिए लेती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि कोई भी ऋण लेता है तो उसका एक प्लान होता है, एक उद्देश्य होता है। तो वो क्या है? गवर्नमेंट जब लेती है उधारी तो उसके क्या प्लान है, क्या उद्देश्य है, उसको हम इसमें समझेंगे। सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है आय एवं राजस्व। आय एवं राजस्व कौन अर्जित करना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल वर्क करती है, लोगों को स्वास्थ्य देती है, सुरक्षा देती है, बिजली देती है, पानी देती है, आपातकालीन में सहायता पहुंचाती है, उनको वित्तीय सहायता देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, अनुदान देती है, लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए आय राजस्व कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसको प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य से पब्लिक डेब्ट लिया जाता है या सरकारी कर्जा उठाया जाता है। मंदी के समय में उपयोगी होता है। मंदी जब अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन की स्थिति होती है, हम जानते हैं डिप्रेशन में बेरोजगारी और उत्पादन बहुत कम हो जाता है और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्थिति आ जाती है और आर्थिक स्थिति बहुत अस्थिर हो जाती है। तो ऐसे समय में ज़रूरत होता है एक्सपेंडिचर का, यानी कि डिमांड को बढ़ाने का, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाने का। तो गवर्नमेंट को व्यय करना होता है जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा जाए। तो गवर्नमेंट ऐसे समय में प्राइवेट व्यक्ति निवेश नहीं करता है, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति को लगता है कि उसका निवेश करने से हानि होगा, क्योंकि प्राइसेस गिर रही हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, तो वो निवेश नहीं करता है। तो इसी समय में गवर्नमेंट ही निवेश करने वाली एक एजेंसी बन जाती है, क्योंकि उसे लाभ नहीं कमाना रहता है, उसे अर्थव्यवस्था को सुधारना होता है। तो वो अनुत्पादक व्यय भी करती है कर्ज लेकर के, और ताकि लोगों को पैसे मिले, लोगों की जेब में पैसे जाए और उनके द्वारा प्रभावी मांग बढ़ाई जाए, यानी कि डिमांड में वृद्धि हो। डिमांड में वृद्धि होगा तो प्राइस में वृद्धि होगा, प्राइस में वृद्धि होगा तो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगा, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगा तो एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगा और उत्पादन में वृद्धि होगा। तो अर्थव्यवस्था फिर मंदी से बाहर आ जाएगी। तो मंदी के समय में अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट कर्ज लेती है। मुद्रास्फीति पे इसके उल्टा बहुत ज़्यादा कीमतें हाई हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो लोगों की क्रय शक्ति को कम करने के लिए, यानी कि डिमांड को कम करने के लिए, इफेक्टिव डिमांड को घटाने के लिए गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण लेती है, लोगों से पैसा लेती है, ज़्यादा ब्याज दर के लालच देकर प्रतिभूतियाँ बेचती है या स्कीम निकालती है ताकि लोग उस प्रतिभूतियों को खरीदें, उस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें ताकि वो डिमांड कम करें, यानी कि उपभोग के लिए उनके पास पैसा कम बचे। तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। विकास योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए बहुत सारे विकास योजनाएं गवर्नमेंट चलाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क बनाती है, बिजली परियोजना चलाती है ताकि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक पहुँचे, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें लोगों के आवास बनाए जाते हैं, लोगों को रोज़गार गारंटी योजना। तो ऐसे तमाम विकास योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट, जिसको पूरा करने के लिए उसे फंड की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो इस कारण भी उसे सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना होता है, ये
किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी होता है कि उसके देश के लोग पढ़े लिखे हों, उच्च शिक्षित हों, साक्षर हों और स्वस्थ हों, और साथ ही सुरक्षित भी हों, यानी कि सुरक्षा में भी खर्चा आता है। तो दूसरे देशों से हमें सुरक्षा चाहिए, इसके लिए हमें तमाम हथियार और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक सुरक्षा चाहिए हमें, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो इन तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को सार्वजनिक ऋण उठाना पड़ता है और उस खर्चे को पूरा करना पड़ता है। सार्वजनिक निर्णय को अनुकूल बनाना, तमाम गवर्नमेंट सार्वजनिक निर्णय लेती है और उन निर्णय को लागू करना होता है। उस लागू करने में पैसे खर्च होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं को जैसे वो तमाम तरीके के निर्णय लेती है और उस निर्णय को शामिल, जैसे सीए लागू कर दिया या कश्मीर में धारा 35 से हटा दिया, या तमाम तरीके के ऐसे मतलब डिसीजन लेती है जिसको लागू करवाने में उसे प्रशासनिक खर्चा या अनेक तरीके के सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए खर्चा करना होता है। तो उस खर्चे को भी पूरा करने के लिए उसे ऋण लेना होता है। सार्वजनिक ऋण में वर्तमान में बहुत वृद्धि हो रही है। तो सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के कारण क्या हैं वर्तमान में, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, क्या कारण है पब्लिक डेप्ट में वृद्धि के, तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। वर्तमान में बहुत तेज़ी से पब्लिक डेप्ट बढ़ा है। अभी पीछे हमने देखा कि केवल विदेशी कर्जा हमारा जो है 663 अरब डॉलर पहुंच गया है, जबकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो मात्र 652 अरब डॉलर का है। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार से ज़्यादा तो विदेशी कर्जा पहुंच गया है। और टोटल सार्वजनिक कर्जा यदि हम देखें, आंतरिक और बाह्य सारे कर्जे को मिला लें, टोटल सार्वजनिक ऋण को देखें तो वो हमारे जीडीपी के भी ऊपर चला गया है, जितना टोटल जीडीपी है। तो ये स्थिति है। 2012 में ही 50% था टोटल जीडीपी के जो सार्वजनिक ऋण है 2012 में। अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या कारण है जिससे सार्वजनिक ऋण बढ़ रहा है, सार्वजनिक कर्जा यानी कि सरकारी कर्जा बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण विकासात्मक योजना, जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, सड़क बनाया जा रहा है या हाईवे बनाए जा रहे हैं, बिजली बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी की जा रही हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं लागू की जा रही हैं, दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं, फ्री शिक्षा व्यवस्था किया जा रहा है, प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। तो ये तमाम तरीके के ऐसे विकासात्मक योजनाएं, रक्षा में हमेशा हमें तमाम तरीके के हथियार खरीदने पड़ते हैं ताकि दूसरे देशों से हम सुरक्षित रहें। तो ये तमाम विकासात्मक योजनाएँ होती हैं जो गवर्नमेंट चलाती हैं और इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को सार्वजनिक ऋण की जरूरत पड़ती है, सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। कराधान की अलोकप्रियता, अनपॉपुलैरिटी ऑफ टैक्सेशन एक सीमा तक ही गवर्नमेंट लगा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स भी वसूलती है, डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स जो लोगों के आय से डायरेक्ट रूप से लिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो वस्तुओं के दामों को बढ़ा देता है, जो वस्तुओं के जो खरीदता है उसका वो भुगतान करता है, जो सभी लोग उसका भुगतान करते हैं। लेकिन इस टैक्स को बढ़ाने की एक सीमा होती है जिससे लोगों में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि लोग जब मेहनत करते हैं तो उसके बदले वो आय का उम्मीद करते हैं, और उस आय से जब गवर्नमेंट टैक्स के रूप में पैसा काटती है तो लोग नाराज़ होते हैं। तो उसको काटने का एक सीमा होता है, उसके बाद वो नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी डालेगा। यदि हम किसी के इनकम से ज़्यादा पैसा कर के रूप में लेने लगेंगे तो उसका उपभोग कम हो जाएगा, उपभोग कम होगा तो मांग कम करेगा, फिर अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी। तो इसलिए कर को गवर्नमेंट एक सीमा के बाद नहीं लगाती है, उससे बचना चाहती है, इसलिए वो सार्वजनिक ऋण पर भरोसा करती है। सार्वजनिक ऋण लेती है तो उसमें लोगों को वापस भी करती है, तो लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाते हैं, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, खेत बर्बाद हो गए, लोगों के घर गिर गए, तो उनको सहायता देना होता है, उनको हॉस्पिटल मदद देना होता है, उनके परिवार वालों को सहायता के रूप में धनराशि देती है गवर्नमेंट, 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए देती है कई बार। तो ये तमाम तरीके की जो आपदाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उस खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण पर आश्रित होती है, सार्वजनिक ऋण लेती है। युद्ध के समय में युद्ध की खतरे होते रहते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है, तमाम देशों में आपस में युद्ध चल रहा है, तो कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण न करता है और अपने साम्राज्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए और अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए
वो जब देखेगा कि हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतनी हमारी शक्ति नहीं है कि हम उसको जवाब दे सकें, तो वो हमारे देश पे कब्जा कर सकता है। तो इसके लिए हमें तमाम हथियारों को खरीद कर रखना पड़ता है ताकि दूसरे देशों से हमारा बैलेंस बना रहे और दूसरे देश हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव ना बना पाएँ। इसलिए हमें अपने सुरक्षा संबंधी मामलों को मजबूत करना होता है। इसके लिए हमें तमाम तरीके के हथियार और जहाज़ खरीदने होते हैं और बनाने होते हैं, जिसमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो उसको भी गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण से पूरा करती है, उस खर्चे को। बजट में अस्थायी घाटे को कवर करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का बजट जब भी बनता है तो घाटे में बनता है, उसमें व्यय ज़्यादा रहता है, इनकम सोर्सेस कम होते हैं। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए भी सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को लेती है। अवसाद से निपटने में, डीलिंग विथ डिप्रेशन, जैसे इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट लोगों से ऋण लेती है। डिफ्लेशन, अवसाद में गवर्नमेंट लोगों से ऋण लेकर उसको खर्च करती है। लोगों को अनुत्पादक व्यय या उत्पादक व्यय जैसी भी स्थिति रहती है। विकासशील देशों में उत्पादक व्यय पे ही खर्चा होता है, क्योंकि विकासशील देशों में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होते हैं, पूर्ति कम होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट उत्पादक कार्यों पे खर्च करती है, सड़क बनाएगी, बिजली बनाएगी और उसमें लोगों को रोज़गार देगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को रोज़गार भी मिलता है और रोज़गार के साथ लोगों को जब इनकम मिलता है तो लोग डिमांड को बढ़ाते हैं। डिमांड बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था फिर से डिप्रेशन से, अवसाद से बाहर आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ऋण लेकर, सार्वजनिक ऋण लेकर के और विकास के लिए खर्चा करती है, क्योंकि उस समय प्राइवेट इन्वेस्टर, जो निजी निवेशक है, वो खर्च नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे हानि होगी, मार्केट में उसके माल नहीं बिकेंगे और इसलिए वो उत्पादन कार्य बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में केवल गवर्नमेंट ही खर्चा कर सकती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए भी गवर्नमेंट ऊंचे ब्याज दर का प्रलोभन देकर के गवर्नमेंट लोगों को प्रतिभूतियां और बांड बेचती है, और जिससे लोग आकर्षित होकर के अपने उपभोग की कटौती करके अधिक ब्याज दर कमाने के लालच में प्रतिभूतियों को खरीदते हैं और अपने कंजम्पशन को कम कर देते हैं। कंजम्पशन कम कर देते हैं तो डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम होता है तो प्राइस कम होता है और इस प्रकार से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो ये तमाम कारण हैं जिसके कारण सार्वजनिक ऋण वर्तमान में बढ़ रहा है। और दूसरा एक और कारण है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं, तो लागत बढ़ रहा है। किसी भी परियोजना का लागत बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट जो काम 10 साल पहले जिस बजट में करती थी, अब उस काम को करने के लिए ज़्यादा बजट चाहिए। इसलिए भी सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हो रही है और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि कीमतों में वृद्धि के कारण भी सार्वजनिक ऋण की मात्रा बढ़ रही है। सार्वजनिक ऋण के प्रभाव, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सार्वजनिक ऋण जब लिया जाता है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेब्ट्स। सबसे पहला प्रभाव उपभोग पर क्या होता है, इसको देखते हैं। सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर क्या प्रभाव होता है? तात्कालिक प्रभाव तो उपभोग पर हम कहें नगण्य रहेगा, क्योंकि जो आय होता है वो उपभोग और बचत का जोड़ होता है। व्यक्ति उपभोग तो जितनी आवश्यकता है उतना करता ही है, लेकिन बचत की मात्रा ही सार्वजनिक ऋण के रूप में खर्च करता है व्यक्ति। तो जो भी गवर्नमेंट प्रतिभूतियां या बांड इशू करती है तो व्यक्ति अपने बचत वाले हिस्से से ही उसको खरीदता है और उस पर ब्याज कमाता है। उपभोग का पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा ब्याज का लालच देती है तो व्यक्ति अपने उपभोग को भी कम कर सकता है कटौती करके, और उन प्रतिभूतियों को या उस ऋण पत्रों को खरीद सकता है और अधिक ब्याज कमाने के लिए अपने उपभोग को घटा सकता है, जिससे कि उपभोग कम हो जाएगा, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा तो अर्थव्यवस्था में प्राइस कम होगा और प्रोडक्शन हतोत्साहित होगा। लेकिन दूसरी तरफ उस सार्वजनिक ऋण को यदि ऐसे कार्यों पे व्यय किया जा रहा है जो बहुत ही कम अवधि के प्रोजेक्ट हैं, 6 महीने या 1 साल के अंतर्गत उसके अंदर उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो फिर इनकम को, अर्थव्यवस्था में इनकम को भी बढ़ाता है, लोगों को रोज़गार देता है, इनकम को भी बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था के माइक्रो लेवल पे यदि देखें तो समग्र उपभोग को बढ़ा देता है। समग्र उपभोग को बढ़ा देता है तो यदि अर्थव्यवस्था के पूरे समग्र रूप में देखें तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। निजी निवेश पर प्रभाव पड़ता है। निजी निवेश पर कैसे प्रभाव पड़ता है? क्योंकि सार्वजनिक ऋण जब लिया जाता है तो जो आय है वो क्या C+S है और S ही इन्वेस्टमेंट होता है। जब
सार्वजनिक ऋण में एस का हिस्सा यानी कि आई सार्वजनिक ऋण यानी कि गवर्नमेंट इसमें से ले लेगी, तो निजी निवेश के लिए के लिए कम बचेगा, तो निजी निवेश कम होगा। यानी कि सार्वजनिक ऋण बढ़ने के समय में निजी निवेश कम हो जाएगा, और निजी निवेश कम हो जाएगा तो इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। अब निर्भर करता है ये कि सरकार ऋण लेकर किन कार्यों पे खर्च करती है। यदि वो लोगों को खैरात बांटने में खर्च करती है तब तो कुल उत्पादन देश का गिरेगा। यदि गवर्नमेंट उत्पादन कार्यों में खर्च करती है, पुल बनाती है, सड़क बनाती है, हाईवे बनाती है, तो टोटल उत्पादन बढ़ेगा। वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती है तो कुल उत्पादन एक समय के बाद बढ़ेगा। लेकिन तत्कालिक प्रभाव ये होगा कि निजी निवेश के लिए कम बचेगा पैसा, तो निजी निवेश कम हो जाएगा। वितरण पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव का मतलब आय के वितरण पर प्रभाव है। चूँकि गवर्नमेंट जब सार्वजनिक ऋण लेती है तो सार्वजनिक ऋण लेने के लिए प्रतिभूति इशू करती है या ऋण बांड इशू करती है, जिसके बदले वो लोगों को ब्याज देती है या ऋण वापस करती है। तो ये वही लोग खरीदते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन टैक्स तो सभी व्यक्ति देते हैं। कोई भी वस्तु साबुन खरीदने जाएंगे तो टैक्स, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उस पर टैक्स दोनों को समान देने होते हैं। तो टैक्स सब लोग समान देते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक ऋण है, जब सार्वजनिक ऋण वापस किया जाता है तो वापस केवल अमीर वर्ग को किया जाता है, और सार्वजनिक ऋण वापस करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। जब सार्वजनिक ऋण वापस करने के लिए टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स सबसे वसूला जाता है, तो टैक्स सबसे लिया जाता है। और सार्वजनिक ऋण जब वापस किया जाता है तो वो केवल अमीर वर्ग को किया जाता है। तो इस प्रकार से आय का जो वितरण है, आय की असमानता में वृद्धि होती है। लेकिन प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि यदि प्रगतिशील कर है, प्रगतिशील कर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आय के असमानता कम किया जा सकता है। प्रगतिशील कर लगा करके आय की असमानता को कम किया जा सकता है। अब ये निर्भर करता है कि कितना प्रगतिशील कर लगाया जाए। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने माना कि इतना प्रगतिशील कर नहीं लगा सकते हैं कि वो इस गैप को कम कर दे, क्योंकि प्रगतिशील कर ऐसा होता है कि अमीरों से ज़्यादा कर लिया जाता है, गरीबों से बहुत कम कर लिया जाता है। और जब उसको सार्वजनिक ऋण वापस किया जाता है तो केवल अमीरों को मिलता है, तो अमीर और अमीर होते जाते हैं क्योंकि ब्याज उनको और मिलता जाता है और उनकी आय बढ़ती जाती है। तो अब वो गैप जो बढ़ता है अमीरी और गरीबी के बीच, उसको तभी पूरा किया जा सकता है क्यों जब अमीरों से टैक्स भी उसी अनुपात में वापस ले लिया जाए, उसी अनुपात में टैक्स भी अमीरों से ले लिया जाए, तो वापस दोनों का आय वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और असमानता में कमी आएगी। उत्पादन पर प्रभाव, सार्वजनिक ऋण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सार्वजनिक ऋण यदि उत्पादन कार्यों के लिए खर्च किया जाता है तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगा, समग्र उत्पादन में वृद्धि होगा। हालांकि निजी क्षेत्र के उत्पादन में कमी हो सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में निवेश के लिए कम धनराशि बचती है, कम फंड बचता है, तो निजी निवेश कम हो सकता है। और सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा तो यदि उत्पादन कार्यों में लग रहा है तो उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में विकास होगा, तो उत्पादन पर इसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। लेकिन यदि अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया गया, लोगों को सहायता देने के लिए या लोगों को केवल ऐसे ही खुश करने के लिए, बांटने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तब अर्थव्यवस्था में उत्पादन घटेगा। उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादन लागत पर सार्वजनिक ऋण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सार्वजनिक ऋण जब लिया जाता है तो सार्वजनिक ऋण लेकर के गवर्नमेंट अनेक कार्यों में खर्च करती है। तो अनेक कार्यों में खर्च करती है तो लोगों को उसके लिए इनपुट्स की ज़रूरत होती है, साधनों की ज़रूरत होती है, तो साधनों को ज़्यादा प्राइस दे करके और उनको काम के लिए बुलाती है। तो इस प्रकार से उनकी जो डिमांड है, साधनों की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। साधनों की मांग जब बढ़ेगी तो उनकी वेजेज बढ़ जाते हैं, वेज बढ़ेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की लागत है, वो बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। विदेशी ऋणों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? विदेशी ऋणों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। विदेशी ऋण लेकर यदि हम गवर्नमेंट उत्पादन कार्यों में खर्च करती है, लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्च करती है और सड़क बनाती है और बिजली बनाती है, स्वास्थ्य अस्पताल खोलती है, तो इस तरह के कार्य यदि गवर्नमेंट करती है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में विकास होगा। और उत्पादक कार्यों पर खर्च करने का अर्थ यह है कि यदि वो ऐसे कार्यों पे खर्च करती है, जैसे वो हाईवे बनाती है, हाईवे पे टोल टैक्स लगाती है, फिर टोल टैक्स लगाती है तो उसको इनकम प्राप्त होगा तो वो आराम से
उन विदेशी ऋणों का भुगतान कर सकती है। लेकिन जैसे जितने भी उत्पादक कार्यों पे वह खर्च करती है, उन उत्पादन कार्यों से जो इनकम प्राप्त होता है, यदि वो इनकम की दर विदेशी ऋण के ब्याज दर से अधिक है, जैसे विदेशी ऋण यदि लिया गया, विदेशी ऋण को यदि 10% की ब्याज दर पे लिया गया और जो उत्पादन कार्यों पे खर्च कर रही है गवर्नमेंट, वो उससे उसको 15% की लाभ दर प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये विदेशी ऋण लेना उसके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि 15% की लाभ दर प्राप्त हो रहा है तो 10% वापस करके 5% फिर भी उसके लिए लाभदायक होगा। तो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासकर विकासशील देशों के लिए और अल्प विकसित देशों के लिए जो अभी विकास के रास्ते में, वहाँ के लिए विदेशी ऋण बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कार्य पेंडिंग होते हैं, उनको करना होता है, सड़क बनाना, हाईवे बनाना, अस्पताल खोलना, लोगों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके का व्यवस्था करना, तो ये शौचालय बनाना, घर बनाना, निर्माण करना बड़े बड़े अस्पतालों का। तो इस तरह के कार्यों को करने के लिए यदि वो ऋण ले रही है गवर्नमेंट, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था विकास करेगा और उसको टैक्स के माध्यम से ही बहुत सारे पैसे, क्योंकि जब कोई काम होता है तो लोगों को रोज़गार भी मिलता है। यदि गवर्नमेंट विदेशी ऋण लेकर के कोई बड़ा आवास योजना चलाती है तो तमाम गांव में लाखों करोड़ लोगों के घर बनाती है, तो उसमें तमाम लोगों को रोज़गार मिलता है, फिर उनको रोज़गार मिलता है तो उनको आय मिलता है, फिर वो आय खर्च करते हैं तो टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट के पास उसका हिस्सा पहुंचता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट उसको वापस भी कर सकती है ऋण को। तो ये होता है। रोज़गार पर प्रभाव पड़ता है। विदेशी ऋण या किसी भी सार्वजनिक ऋण से रोज़गार पर प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट विदेशी ऋण लेती है तो उसको खर्चा करती है और इससे देश में बेरोजगारों को रोज़गार मिलता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये मान लेते हैं कि इस पे आय या उत्पादन दिखाया गया है और यहाँ पे ये 45 डिग्री पे, जैसा कि हम जानते हैं, इसको खींचते हैं, इस पे आय और इस पे व्यय दिखाया गया है, एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। ये y = E हम लिखते हैं। ये रेखा ऐसी है जिस पे आय और व्यय दिखाया गया है, बराबर हो जाता है, इसीलिए 45 डिग्री पे खींचा जाता है। इस पे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की दर दिखाए हैं। यदि हम C+I यहाँ पे है और उत्पादन की मात्रा OY1 है और ये मान लेते हैं रोज़गार की स्थिति है, तो रोज़गार यहाँ पे होता है E पे। अब यदि गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण लेकर के और खर्चा करती है और ये C+I + G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इक्विलिब्रियम यहाँ से E से E1 पर आ जाएगा और आय बढ़ करके Y2 हो गया और रोज़गार भी बढ़ गया। रोज़गार बढ़ करके इसको M से दिखा देते हैं, M1, ये M था, M से M1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से रोज़गार में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इसको चित्र के माध्यम से भी हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव होता है। आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। गवर्नमेंट मंदी की स्थिति में सार्वजनिक ऋण लेती है ताकि वो रोज़गार दे सके और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा सके। वो निवेश करती है और लोगों के हाथों में पैसे जाते हैं, आए जाते हैं, लोगों को रोज़गार मिलते हैं, फिर वो खर्च करते हैं। तो और यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण लेकर के लोगों की क्रय शक्ति को घटा देती है ताकि लोग डिमांड को कम करें और प्राइस कम हो। तो जिस तरह से अर्थव्यवस्था को संभालना होता है, गवर्नमेंट उसको उस तरीके से संभालती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसी बॉडी है जो बिना लाभ के काम करती है, केवल अर्थव्यवस्था के हित के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काम करती है, लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह के काम नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जब खर्च करता है या ऋण लेता है या आय कमाता है तो वो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को ध्यान में रख करके काम करता है। गवर्नमेंट ऐसी बॉडी है जो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके काम करती है। सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण या प्रकार, सार्वजनिक ऋण कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से हम सार्वजनिक ऋण के प्रकार, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम 6 भागों में देख सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण, देश के अंदर से, जैसा कि हम शुरू में ही पढ़े, देश के अंदर से तमाम स्रोतों से, व्यक्ति से, निजी संस्थाओं से, वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से और आरबीआई से जब गवर्नमेंट ऋण प्राप्त करती है तो उसको हम आंतरिक ऋण कहेंगे। बाह्य ऋण जब गवर्नमेंट विदेशों से
विदेशी सरकारों से या व्यक्तियों से, विदेशी वित्तीय संस्थाओं से, वर्ल्ड बैंक आदि से जब ऋण लेती है तो उसको हम बाह्य ऋण कहेंगे। तो इन दो भागों में सार्वजनिक ऋण को रख सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक ऋण, अनुत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण वे होते हैं जिससे गवर्नमेंट को जिस पर खर्चा करने से आय प्राप्त होती है। जैसे वो हाईवे बना दिया तो हाईवे बना दिया तो गवर्नमेंट टोल टैक्स लगाती है, टोल टैक्स लगा करके वो फिर से पैसा वापस उसको आने लगता है। करोड़ों रुपए एक एक दिन में उसको वापस आते हैं। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे बना दिया या बहुत सारे एक्सप्रेसवे बना रही है गवर्नमेंट, या अस्पताल कोई बना दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा गवर्नमेंट को आने लगता है। तो प्रोडक्टिव या उत्पादक ऋण का अर्थ ये हुआ कि ऐसा सार्वजनिक ऋण जिसको हम किसी उत्पादक कार्यों पे खर्च करें, ऐसे वस्तुओं को बनाने पे खर्च करें जहां से गवर्नमेंट को एक समय के बाद आय प्राप्त होना शुरू हो जाए और लोगों को रोजगार प्राप्त हो। अनप्रोडक्टिव ऋण में वे ऋण आते हैं जिस पर गवर्नमेंट को जरूरी नहीं होता है कि आय प्राप्त होगा। जैसे बाढ़ पीड़ितों को सहायता देना, जैसे गवर्नमेंट जब लोगों को शिक्षा देना, लोगों को उतना उसमें फ़ायदा नहीं होता। गवर्नमेंट जब आवास योजना चलाती है, लोगों के आवास बनाती है, सड़क बनाती है या अस्पताल बनाती है, तो ये तमाम जैसे गवर्नमेंट लोगों को सहायता देती है। अभी किसान सहायता निधि चल रही है गवर्नमेंट की स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट सीधे 6,000 रुपये किसानों के खातों में भेजती है। या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट लोगों को सिलेंडर देती है। तो ये गवर्नमेंट को आय नहीं दे रहे हैं, या गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता देती है या किसी तरह का सब्सिडी देती है, तो ये गवर्नमेंट को आय नहीं देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को सहायता करती है ऐसे वर्ग को, या फ्री राशन देती है। तो ऐसे वर्ग को सहायता करती है जो कमज़ोर वर्ग है, उससे उसको आय नहीं प्राप्त होता है, तो इसे हम अनुत्पादक ऋण कहेंगे। स्वैच्छिक ऋण या मजबूर ऋण, वॉलंटरी एंड फोर्स डेप्ट। तो स्वैच्छिक ऋण या वॉलंटरी ऋण वो होते हैं जो लोगों द्वारा स्वेच्छा रूप से सरकार को दिया जाता है। जैसे सरकार कोई ऋण पत्र या प्रतिभूति पत्र आरबीआई जारी करती है या सब गवर्नमेंट जारी करती है, तो लोग उसको खरीदते हैं। जैसे सुकन्या योजना ला दिया, या कोई और इनकम टैक्स को बचाने के लिए तमाम योजनाएं लाती है गवर्नमेंट, इसमें इन्वेस्ट करें, बैंकों के माध्यम से उसको इंट्रोड्यूस करती है कि आय में छूट मिलेगा, इस तरह के इसमें इतना ब्याज दर भी मिलेगा, 5 साल हो जाएगा तो इतना रुपया मिलेगा। ये तमाम तरीके का स्कीम ला करके गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती है, उसको सार्वजनिक ऋण कहते हैं, स्वैच्छिक ऋण कहते हैं। लोग उसको अपनी स्वेच्छा से खरीदते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। मजबूरी ऋण का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट फोर्सफुली लोगों को कहती है कि ये आपको खरीदना है, इतने दिन के लिए पैसा छोड़ना है। जैसे एनपीएस का पैसा हो गया या प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा है, उसको गवर्नमेंट होल्ड कर देगी कि अभी आप नहीं निकाल सकते हैं, और वो उसको खर्च कर देगी। खासकर आपातकालीन संकटकालीन स्थिति में, जैसे कोरोना टाइप का बीमारी आ गया या युद्ध हो गया किसी देश से, तो ऐसी स्थितियों में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो इसके लिए लोगों को मजबूरी करती है ऋण देने के लिए, और लोग इसमें मान भी जाते हैं ऋण देने के लिए। वित्त पोषित या गैर वित्त पोषित ऋण। वित्त पोषित ऋण, फंडेड ऋण या अनफंडेड ऋण। वित्त पोषित ऋण ये होता है कि जिसमें गवर्नमेंट एक कोष बनाती है, और कोष बना करके जो कोई भी ऋण लेती है तो उसको उसके लिए एक कोष बना देती है, और उसमें हर साल कुछ कुछ पैसे डालती रहती है, हर महीने डालती रहेगी। जैसे जैसे उसको इनकम आएगा कुछ पैसे उसमें डालती रहेगी, ताकि उसे चिंता रहता है कि इसका भुगतान भी करना है। तो एक कोष स्थापित करती है और उसमें उस पैसे को इकट्ठा करती जाती है, और जब उसका टर्म पूरा होता है तो उसको वापस कर देती है। इसी को हम कहते हैं वित्त पोषित या फंडेड डेप्ट। एक होता है गैर वित्त पोषित ऋण या अनफंडेड। अनफंडेड में किसी प्रकार का ऋण, किसी प्रकार का कोष नहीं बनाती है गवर्नमेंट, वो केवल उसको ब्याज इसका वापस कर देती है, और ये खासकर दीर्घकालीन ऋण होते हैं, और ये बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, इसको वापस करना जल्दी से जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे ऋणों को हम गैर वित्तीय ऋण कहते हैं। शुद्ध ऋण या अशुद्ध ऋण। शुद्ध और अशुद्ध ऋण में बांटा गया, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल डेप्ट। तो मोचक या रिडीमेबल डेप्ट, शुद्ध को मोचक भी कहते हैं, मोचक ऋण, अमोचक ऋण। अशुद्ध को अमोचक ऋण, अमोचक ऋण। तो रिडीमेबल ऋण वो होते हैं जिसको एक निश्चित समय के बाद, ये अल्पकालिक ऋण मुख्य रूप से होते हैं, इसको एक निश्चित समय 1 या 2 साल के बाद ही वापस करना होता है, मूलधन सहित ब्याज सहित मूलधन इसको वापस करना होता है। इसको शुद्ध ऋण कहते हैं, मोचक ऋण कहते हैं। और मोचक मतलब जल्दी से इसका मुक्त हो गया, इससे खत्म करना है, मुक्त होना है, इसको मोचक ऋण कहते हैं। रिडीमेबल। एक होता है नॉन रिडीमेबल। और नॉन रिडीमेबल में गवर्नमेंट मूलधन वापस नहीं करती है, केवल इसका ब्याज देते जाती है, और मूलधन वापस करने की कोई गारंटी नहीं होती है। हाल फिलहाल में बहुत लंबे समय में वापस कर देगी, लेकिन केवल
इंटरेस्ट ब्याज इसका वापस करती रहती है। ये अशुद्ध ऋण कहलाता है या अमोचक ऋण कहलाता है, नॉन रिडीमेबल डेप्ट कहलाता है। तो ये दो तरीके का वर्गीकरण इसमें किया गया। नेक्स्ट है समय के आधार पर वर्गीकरण किया गया, अल्पकालीन, मध्यम अवधि, दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म ऋण। शॉर्ट टर्म ऋण क्या होता है? शॉर्ट टर्म ऋण जब 1 साल के लिए कोई ऋण लिया जाता है या 6 महीने के लिए ऋण लिया जाता है, इसको हम अल्पकालीन ऋण कहते हैं। और जब मध्यमकालीन अवधि के लिए ऋण लिया जाता है या मीडियम टर्म के लिए ऋण लिया जाता है, ये 1 से 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी हो सकता है ये, तो इसको हम मध्यम अवधि ऋण कहते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट ये बहुत अधिक सालों के लिए होता है, 10 साल या उससे अधिक, 10 ईयर्स या एबव दैन 10 ईयर्स, 20 ईयर, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स के लिए हो सकता है। तो ये दीर्घकालीन ऋण या लॉन्ग टर्म ऋण में आती हैं। तो ये सार्वजनिक ऋण की वर्गीकरण थे या प्रकार थे, इसको देखा गया। इसके बाद सार्वजनिक ऋण का भार या बोझ। सार्वजनिक ऋण का भार या बोझ, बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट। इसमें सबसे पहला है आंतरिक ऋण का भार और दूसरा है बाहरी ऋण का भार। आंतरिक ऋण का भार देखते हैं, बर्डन ऑफ इंटरनल डेप्ट। इसके 4 तरीके का अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्यक्ष मौद्रिक भार, डायरेक्ट मनी बर्डन। डायरेक्ट मनी बर्डन में गवर्नमेंट जब सार्वजनिक ऋण लेती है तो सार्वजनिक ऋण एक तरीके से लोगों के उपभोग में कमी करता है, क्रय शक्ति में कमी करता है, और वो पैसा चला जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाता है और उस गवर्नमेंट उससे उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रमिकों, ठेकेदारों को पैसा देती है। और ये इस तरीके से जो मौद्रिक भार है वो पब्लिक के ऊपर पड़ता है डायरेक्ट रूप से। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार, इनडायरेक्ट मनी बर्डन। इनडायरेक्ट मनी बर्डन में जब गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण लेती है तो उससे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता ही है, उससे पहले लोगों की इनकम बढ़ जाती है। लोगों की इनकम जब बढ़ जाती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। लोगों की जब डिमांड बढ़ती है तो वस्तुओं की प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वस्तुओं के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लोगों को अधिक कीमतें देनी पड़ती हैं वस्तुओं के लिए। तो ये अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार के रूप में होता है लोगों के ऊपर। प्रत्यक्ष वास्तविक भार क्या है? प्रत्यक्ष वास्तविक भार ये है कि जब गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण लेती है तो उसे वापस भी करना होता है, चुकाना भी होता है। तो उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट कई बार टैक्स लगाती है लोगों के ऊपर और टैक्स से उसको पूरा करती है। तो इसे डायरेक्ट रियल बर्डन कहते हैं। लोगों को टैक्स दे करके तब उस ऋण को गवर्नमेंट पूरा करती है लोगों से टैक्स लेकर के। अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्या है? तो अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार, अप्रत्यक्ष वास्तविक भार में गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है लोगों से तो उस टैक्स के कारण अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ता है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग बराबर देते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो। तो इस प्रकार से लोगों के बीच जो गैप है, जो आय की असमानता है, वो बढ़ती है। तो ये आंतरिक ऋण का भार है, बर्डन ऑफ इंटरनल डेप्ट। अब बाहरी ऋण, बाहर से जो ऋण लेते हैं, यानी कि विदेशी संस्थाओं से या देश से जब ऋण लेते हैं तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार सबसे पहला, इसमें भी वही चारों हैं, प्रत्यक्ष मौद्रिक भार, अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार, प्रत्यक्ष वास्तविक भार और अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। तो प्रत्यक्ष मौद्रिक भार में ये होता है कि गवर्नमेंट जब बाहर से ऋण लेती है तो उसका भुगतान भी करना होता है, यानी कि देश का पैसा, देश का रुपया बाहर जाता है, हमारे देश का पैसा बाहर दूसरे देशों को जाता है, जिससे कि रुपए का वैल्यू क्या होता है? रुपए का वैल्यू कम होता है। तो इस तरह से जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता है। देश में जो धन संपत्ति है वो दूसरे देशों में देना पड़ता है, तो वापस तो करना ही पड़ता है ऋण, तो वो वापस होता है। तो ये प्रत्यक्ष मौद्रिक भार हो जाता है। अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार ये होता है कि कई बार गवर्नमेंट जो दूसरे देश जो ऋण दे रखे हैं वो कहते हैं कि हमें फला वस्तु दे दीजिए, हमें कुछ हीरे जवाहरात दे दीजिए या कुछ हमें स्टील दे दीजिए। तो वस्तुओं के रूप में गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में गवर्नमेंट अपने विदेशी मुद्रा का, विदेशी ऋण का चुकता करती है। तो ये एक इनडायरेक्ट मनी बर्डन होता है। अप्रत्यक्ष वास्तविक भार में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अपने ऋण को, विदेशी ऋण को पूरा करने के लिए लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाती है, और उस टैक्स से लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, लोगों की आय कम होती है, और इस स्थिति में भी देश का पैसा बाहर जाता है। अप्रत्यक्ष वास्तविक भार, इनडायरेक्ट रियल बर्डन। इनडायरेक्ट रियल बर्डन में टैक्स गवर्नमेंट जब लगाती है तो इतना ज़्यादा टैक्स लगाती है कि लोगों का कार्य करने और निवेश करने की इच्छा
प्रभावित होती है प्रतिकूल रूप से, और जिससे देश के उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, देश का उत्पादन घटता है। तो ये कुछ इसके बोझ थे, बर्डन थे। हालांकि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसको बोझ नहीं माना, उन्होंने माना कि सार्वजनिक ऋण लेना चाहिए और इसको गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए देश के विकास कार्यों में, उत्पादन कार्यों में, ताकि देश का विकास हो सके। ऐसा सभी गवर्नमेंट करती हैं, हर दुनिया के हर देश की गवर्नमेंट ये कार्य करती है, सार्वजनिक ऋण लेती है और उसका अपने देश के अंदर विकासात्मक कार्यों पे खर्च करती है ताकि देश का विकास हो। मैंने जैसा भी बताया कि तमाम ऐसे कार्य होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट करती है और उसको पूरा करना होता है। तो ये कुछ ऋण के बोझ कैसे पड़ता है लोगों पे, ये था। सार्वजनिक ऋण शोधन के तरीके। सार्वजनिक ऋण शोधन के कौन कौन से तरीके हैं? सार्वजनिक ऋण शोधन के तरीके का अर्थ यह है कि सार्वजनिक ऋण को वापस करने के लिए या सार्वजनिक ऋण को समाधान करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या तरीके अपनाती है। मेथड्स ऑफ रिडीम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक डेब्ट को ख़त्म करने के लिए, जैसे व्यक्ति कर्जा लेता है तो उसको फिर वापस भी करता है, तो तमाम उसके लिए काम करता है ताकि उस कर्जे को फिर वापस कर सके। तो इसी प्रकार से सार्वजनिक ऋण शोधन का मतलब ये हुआ कि सार्वजनिक ऋण को वापस करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या उसके पास हथियार है, क्या क्या उसके पास स्रोत है जिससे वो वापस कर सकती है। इसको हम इसमें वन बाय वन देखेंगे। पहला है सार्वजनिक ऋण का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट का रूपांतरण कर देती है गवर्नमेंट। क्या करती है, जिन लोगों से उसने जहाँ जहाँ से लोन लिया है उस लोन को नई प्रतिभूतियाँ जारी करके उसका रूपांतरण कर देती है, यानी कि पुराने ऋणों को नए ऋण में रूपांतरण कर देती है और उसका ब्याज कम कर देती है ताकि उसके ऊपर भार कम आए। यानी कि पुराने जो लोन लिया था, मान लीजिए उसने 10 करोड़ का लोन लिया था, 10 करोड़ का लोन लिया था और 8% ब्याज पे लिया था। अब नए प्रतिभूति को जारी करके नए प्रतिभूति में उसको परिवर्तित कर देगी और उसका ब्याज दर 5% कर देगी। तो इस तरीके से अपने भार को कम करती है और इसको भुगतान कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, या सार्वजनिक दूसरे ऋण लेकर के और इनका भरपाई भी कर देती है, वापस भी कर देती है पुराने लोगों का। सिंकिंग फंड का निर्माण करती है। सिंकिंग फंड का मतलब वो एक कोष बनाती है जिसमें हर वर्ष हर महीने कुछ न कुछ पैसे डालती जाती है ताकि एक निश्चित समय के बाद उसमें अच्छा खासा धनराशि हो जाए और जिसका उपयोग ऋण की वापसी के लिए किया जा सके। पुनर्भुगतान, रीफंडिंग। रीफंडिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, नए प्रतिभूति जारी करती है। सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने के लिए नए ऋण पत्र जारी करती है, प्रतिभूति जारी करती है, लोक बांड जारी करती है, जहाँ से उसको पैसे प्राप्त होते हैं, सार्वजनिक ऋण प्राप्त होते हैं और उस सार्वजनिक ऋण को पुराने ऋणों को समाप्त कर देती है। नए जो ऋण प्राप्त होते हैं उनसे वो पुराने ऋण को समाप्त कर देती है। और अच्छा होता है जब वो कम ब्याज दर पे, जैसे पुराने ऋण उसके 10% ब्याज दर पे हैं और नए उसने जो बॉन्ड जारी किए हैं उस पर वो 8% की ब्याज दर या 5% की ब्याज दर देने की ब्याज दर पे प्रतिभूति जारी की है। तो इस ब्याज दर पे जारी प्रतिभूति से ऋण प्राप्त करती है और पुराने जो 10% जिस पे देना था उसको तुरंत भुगतान करके उनसे निजात पा लेती है। पूंजी लेवी या पूंजी कर, कैपिटल टैक्स भी कहते हैं इसको। कैपिटल टैक्स पूंजी पे लगाया गया कर है। यह एक बहुत पॉपुलर कर है और अनेक अर्थशास्त्रियों ने, डाल्टन और रिकार्डो काल्डर जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसको लगाने की सलाह दी। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसको लगाने के लिए गवर्नमेंट को सलाह दी कि पूंजी कर लगाना चाहिए, क्योंकि ये केवल अमीरों पे लगाया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स हमारे देश में चलता ही है, गवर्नमेंट लेती है और इससे एक बहुत अच्छी खासी धनराशि गवर्नमेंट को प्राप्त होती है, क्योंकि ये अमीरों पे लगाया गया टैक्स है और उस टैक्स को लगा करके और ऋण के भरपाई को पूरा किया जा सकता है, ऋण को भरपाई किया जा सकता है। तो कैपिटल लेवी या कैपिटल टैक्स को गवर्नमेंट लगा करके और अपने देनदारी को पूरा कर सकती है। इसको अच्छा माना जाता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि ज़्यादा कैपिटल टैक्स लगाने पे उत्पादन क्षमता, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता है वो घटती है, क्योंकि ये सभी जो कैपिटल होते हैं वो उत्पादन कार्यों में लगे होते हैं और जब उनसे टैक्स लिया जाएगा तो जो कैपिटलिस्ट है वो हतोत्साहित होगा, उसके कार्य करने और निवेश करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उत्पादन क्षमता अर्थव्यवस्था की घटती है। उत्पादन क्षमता घटेगी तो रोजगार कम होगा, उत्पादन कम होगा। तो इसलिए कैपिटल टैक्स को कम करने की सलाह देते हैं बहुत सारे अर्थशास्त्री। टर्मिनल एन्यूटी का मतलब होता है हर वर्ष एक कोष में पैसे को अपने लाभ
के पैसे को रखते जाना। जिस भी माध्यम से लाभ आ रहा है, कोई फर्म या गवर्नमेंट रेलवे चलाती है, वहाँ से उसको बहुत सारा पैसा आता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है या हाईवे बनाती है, वहाँ से टोल टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा आता है। ऐसे तमाम गवर्नमेंट वस्तुओं का उत्पादन करती है और सेवाएं चलाती है, जिससे लोगों, डाकघर चलाती है, तो उससे गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे प्राप्त होते हैं। तो उन लाभांश से कुछ पैसा टर्मिनल इम्यूनिटी के रूप में, टर्मिनल एन्यूटी के रूप में, एन्यूटी का मतलब होता है वार्षिकी, तो हर वर्ष उसमें पैसा इकट्ठा करते जाए, जिससे कि ऋण को भुगतान करने के लिए उसके पास अच्छा खासा कोर्स हो सकता है। एक तरीका ये भी अपना सकती है गवर्नमेंट। अतिरिक्त कराधान, एडिशनल टैक्स को बढ़ा सकती है, लोगों पे और ज़्यादा टैक्स लगा करके और धनराशि प्राप्त कर सकती है और अपने ऋणों का भुगतान कर सकती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो उसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक टैक्स मिल जाता है। या टैक्स में सुधार कर देती है, ये पता करके कि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं जमा करते हैं, तो उनका पता करके और उन लोगों को टैक्स इवेशन से रोक सकती है और गवर्नमेंट टैक्स प्राप्त कर सकती है। बजट अधिशेष बना करके गवर्नमेंट धनराशि प्राप्त कर सकती है। बजट अधिशेष का मतलब जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसमें अपने खर्चे को कम करके आय को बढ़ा सकती है और जो सरप्लस है उस सरप्लस को ऋण शोधन के रूप में उपयोग कर सकती है। भुगतान संतुलन अधिशेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, गवर्नमेंट अपने निर्यात को बढ़ा करके और बैलेंस को सरप्लस मिला सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस मिला सकती है और उस सरप्लस से अपने सार्वजनिक ऋणों को पूरा कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट यदि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का आयात कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो और यदि वो 120 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दे रही है, यानी कि निर्यात कर दे रही है, तो ये 20 करोड़ रुपया उसका सरप्लस हो जाएगा। तो इसको वो ऋण भुगतान के लिए उपयोग कर सकती है। ब्याज दरों में अनिवार्य कमी, कंपल्सरी रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज दरों में कमी कर सकती है और कमी करके लोगों के ऋणों को भुगतान कर सकती है, क्योंकि ब्याज दर कम करते ही उसकी देनदारी में टोटल कर्जे के अमाउंट में कमी आ जाएगी। जैसे ब्याज दर 10% ले रही है तो उसको कम करके 8% कर देगी। हालांकि इससे लोगों में असंतोष फैलता है और जनता का सरकार पे भरोसा कम होता है, लेकिन आपातकालीन स्थितियों में और राष्ट्र के हित के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, लोगों को इसके लिए कन्विंस कर सकती है। ऋणों की अस्वीकृति, रिपुडिएशन ऑफ डेप्ट, अस्वीकृति प्रदान कर सकती है। इसका उपयोग गवर्नमेंट हालांकि नहीं करती हैं। इसका अर्थ हुआ कि ऋण को देने से इनकार कर देना। ऋण जो गवर्नमेंट लोगों से ली है, लोगों से पैसे लिया है, गवर्नमेंट ने तमाम बैंकों में रखे हुए लोगों के पैसे ले लिया और प्रतिभूतियों के माध्यम से लोग जो खरीदे थे प्रतिभूतियाँ, उसके माध्यम से लोगों को पैसे प्राप्त हुए हैं, उसको गवर्नमेंट देने से मना कर दे। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट एक ऑप्शन ये रहता है, आपातकालीन स्थिति में गवर्नमेंट इसको भी अपना सकती है और लोगों को पैसा देने से मना कर सकती है। तो ये कुछ ऋण शोधन के तरीके थे और इसमें ये तमाम तरीके हैं जिसको गवर्नमेंट लागू करती है, जिसको गवर्नमेंट अपनाती है, इन तरीकों को अपना करके और अपने कर्जे को कम करती है या भुगतान करती है, ख़त्म करती है। तो ये पब्लिक डेप्ट के संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।